अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है। आज पंजाब में एक अहम गिरफ्तारी होने जा रही है। क्या तफसीलात हैं वो आपको बताएंगे। 27वीं तरमीम के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरों के ऊपर कुछ नई खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उनके हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। लेकिन सबसे पहले आज पंजाब में साहबजादा हामिद रजा साहब सरेंडर करने जा रहे हैं। 9 मई के मुकदमे में वो सजा याफ्ता हैं और अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है। जरा ये बता रहे हैं कि आज वो पंजाब के अंदर गिरफ्तारी दे देंगे। बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस वक्त तक वो खबर मीडिया में आ चुकी हो। इस वक्त जिस वक्त हमने ये वीडियो बनाई है, इस वक्त सुबह का टाइम है और सुबह 7:30 बजे हमने ये वीडियो अपलोड की है और इस वक्त हम आपके साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं कि कल सुबह यानी आज सुबह ये गिरफ्तारी पंजाब के अंदर दे दी जाएगी। अब एग्जैक्टली किस टाइम दी जाती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जराए हमें यही बता रहे हैं कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने आज सरेंडर करना है। उन्होंने सरेंडर करने का क्यों फैसला किया? इस सरेंडर की वजह से खान साहब के मुकदमात के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि साहबजादा साहब को भी 9 मई के मुकदमे में सजा हुई भी है। अब इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साहबजादा हामिद रजा साहब को 780A के मुकदमे में सजा हुई है। अब अगर आप सारे पार्लियामेंटेरियंस को देखें, जो 14-15 पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से गालिबन 12 के करीब ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको 109 में सजा हुई भी है, यानी साजिश के जुर्म में सजा है। और उन सारे मुकदमात में जो मेन साजिशी है, मुबैना तौर पे जो सबसे बड़ा मुबैना मुलजिम है वो है इमरान खान साहब, क्योंकि साजिश उन्होंने बनाई। तो अगर आप शिबली फराज साहब का जिक्र करें, उमर अयूब साहब का जिक्र करें, उसके अलावा आप जो है सरताज गुल वजीर साहबा का जिक्र करें, अहमद चट्टा का जिक्र करें, दीगर भी इस तरह के जो लोग हैं, उन सब के ऊपर 109 के तहत उनके ऊपर मुकदमा चला और उनको साजिश के मुकदमे में सजा सुनाई गई। अब अगर वो सरेंडर करते हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता और उनकी जो अपील वगैरह है वो एक तरह से रिजेक्ट हो जाती है, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा खान साहब के मुकदमात के ऊपर, क्योंकि उन मुकदमात में मेन अक्यूज जो है वो खान साहब है। लेकिन अब्दुल लतीफ चित्राली साहब हो जाएं, साहबजादा हामिद रजा साहब हो जाएं, ये साजिश के मुकदमे में अंदर नहीं है। ये मौके पे वहां पे मौजूद थे, इनको मौके पे डाला गया है। चाहे वो चित्राली साहब हो, अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, आपको पता है चित्राल से वो इलेक्शन लड़के आए थे और अब उनके हल्के में इलेक्शन होना था, जिमनी इलेक्शन होना था, लेकिन चित्राली साहब ने गिरफ्तारी दे दी और उसके बाद उनके हल्के में जो इलेक्शन होना था वहां पे अब इलेक्शन को रोक दिया गया। और यही वजह है कि अब साहबजादा हामिद रजा साहब भी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, क्योंकि चित्राली साहब की सजा भी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे साहबजादा हामिद रजा साहब की है और दोनों को सजा भी 10-10 साल हुई है। और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि उनकी जो वहां पे अपील थी इलेक्शंस के हवाले से, वो एक तरह से उसके ऊपर स्टे मिल गया और इलेक्शन कमीशन अब वहां पे इलेक्शन नहीं करवा रहा। और दूसरा, उनकी जो सजा मौतनी की अपील है वो भी अब कहा जा रहा है कि जल्दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाएगी। तो इन दो प्रेसिडेंट्स को देख के लगता यह है कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी यह फैसला किया है कि वो अपने आप को सरेंडर करेंगे। एक तो उनके पकड़े जाने से उनके ऊपर मजीद कोई मुकदमा बनता है, कोई ऐसी चीज होती है, तो उससे खान साहब के मुकदमे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, ये तकरीबन 15 से 20 दिन पुरानी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास भी आई। उस वक्त ये फैसला किया गया कि साहबजादा साहब ने सरेंडर कर देना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो शूरा है उसमें ये बैठ के फैसला किया गया कि भाई हम लोग ये मफरूरी वगैरह नहीं काटते, हमारी जमात का एक खास तरीका कार है, साहबजादा साहब गिरफ्तारी देंगे। ओनली चीज जो उसके अंदर एक चीज थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई कि क्या इस गिरफ्तारी से या इस सरेंडर करने से या साहबजादा साहब को अगर मजीद कोई सजा होती है, उनकी अपील नामंजूर होती है, क्या उससे खान साहब के मुकदमे को कोई नुकसान पहुंच सकता है? साहबजादा साहब का एक ही कंसर्न था। उन्होंने बार बार मुख्तलिफ जगहों पे जो मीटिंग्स हुई जिसमें वकला भी बैठे हुए थे, उनकी अपनी जमात के लोग बैठे हुए थे, दीगर जो उनके सियासी दोस्त हैं वो बैठे हुए थे, मुख्तलिफ जराए से जो हमारी खबर आई, साहबजादा साहब का एक ही कंसर्न था। वो महीना पहले से, बल्कि इससे भी पहले से कह रहे कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन मेक श्योर करें कि मेरे इस कदम से इमरान खान की जात को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके मुकदमात को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर जब सारे मुकदमात का जायजा लिया गया
तो उनको तो मौके पे डाला गया है। 780A के मुकदमे के तहत उनको सजा हुई है। वो साजिश वाले केस में उनको सजा नहीं हुई है, तो लिहाजा उसमें मेन अक्यूज जो हैं वो इमरान खान साहब नहीं है। हाँ, अगर वो साजिश वाले मुकदमे के अंदर सजा याफ्ता होते तो फिर उनके केस की जो भी आउटकम होती उसके ऊपर खान साहब के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे, खान साहब को नुकसान पहुंच सकता था। तो इस वजह से अब साहबजादा साहब ने अपनी लीगल टीम से तमाम चीजें क्लियर करने के बाद अब वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। हमें तो कुछ खबरें इस तरह की भी आई हैं कि वो गुज़िश्ता रोज गालबन पिशावर हाई कोर्ट भी गए थे और वहां पे भी जाके उन्होंने सरेंडर किया था और कहा था कि जी पंजाब से पुलिस को बुला लें और हमें उनके हवाले कर दें। लेकिन उनको कहा गया कि जी आप पंजाब में ही जाके सरेंडर कर सकते हैं, यहाँ पे आप सरेंडर उस तरह नहीं कर सकते। तो आज किसी टाइम पे साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो सरेंडर कर देंगे, उसके बाद वो अपनी सजा के खिलाफ अपील करेंगे और साथ साथ उनके हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है, जहां से राजा रियाज साहब का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है नून लीग के टिकट के ऊपर, उसको स्टे लेने की वो कोशिश करेंगे। और उनको लगता ऐसे है कि एक तरह से प्रेसिडेंट्स हैं कि उनकी सजा मुअत्तल भी हो जाएगी और वहां पे इलेक्शन भी नहीं हो सकेगा। वैसे तो वहां पे राना एहसान अफजल को नून लीग ने टिकट देना था, लेकिन राजा रियाज साहब आपको पता बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनके बेटे को वहां से टिकट दे दिया गया। तो ये एक बड़ी स्टोरी है। दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब वो जाके चौधरी शुजात साहब से मिल रहे हैं। वो उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, दीगर लोगों से भी वो मिल रहे हैं और वो सारी एक तरह से कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी से मिलने गए बैरिस्टर गौहर साहब, उनको काफी देर इंतजार करवाया गया, कुछ घंटे इंतजार करवाया गया और उसके बाद मुलाकात नहीं करवाई गई। अब अगर टेम्परेचर कम करना है तो भाई बैरिस्टर गौहर साहब तो वो शख्सियत हैं जो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बातचीत के जरिए मामला हल होने चाहिए, चीजों को आगे लेके चलना चाहिए, अब दोनों पार्टीज को एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। कल ये खबर जब आई मीडिया में तो फिर मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता भी किया और उन्होंने मेरे साथ ये चीज कंफर्म की कि हाँ मैं वहां पे गया था, मैं शाह साहब से मिलना चाहता था। शाह साहब की पहले आपको पता सलमान अकरम राजा साहब से भी मुलाकात हुई और शाह साहब ने उसके अंदर भी ये कहा कि जिधर इमरान खान साहब खड़े हैं मैं उनके नजरिए पे उनसे 2 कदम आगे खड़ा हूं। दूसरी तरफ जो लोग हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और उसके साथ साथ जो है फवाद चौधरी साहब हैं, मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर और पार्टी का जो वर्कर है उसमें उनको उस तरह अभी तक पेजराई नहीं मिल रही है, वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। सस्पिशन बहुत ज्यादा है, लोग तनकीद बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अभी तक इन लोगों ने खान साहब से मिलने की कोशिश नहीं की। अगर ये लोग खान साहब से मिल लेते हैं, खान साहब इनको गो अहेड दे देते हैं तो शायद उससे कोई चीजें जो है बेहतर हों, लेकिन फिलहाल वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये अपनी एफर्ट इन्होंने जारी रखी हुई है। एक मौके के ऊपर आपको याद होगा कि आजम स्वाति साहब ने भी कहा था कि मैंने अब ये फैसला कर लिया है और मैं खान साहब के मामला हल करवा दूंगा, लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि इतना आसान मुझे नहीं लगता। और अली अमीन गंडापुर साहब भी कोशिश करते रहे, तो अब ये दोस्त भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी करते रहे, लेकिन मुझे कोई मामला आगे बढ़ते हुए उस तरह नजर नहीं आते। आजम स्वाति साहब के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत ने मुझे ये बताया कि मौलाना भी उस वक्त नाराज हो गए थे कि एक तरफ आप हमसे अलायंस बनाने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आजम स्वाति साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात कर रहे हैं, मामलात को हल करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से लगता है ऐसे है कि आप मुझे इस्तेमाल करके दूसरी साइड के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं और अपने मामलात को हल करना चाहते हैं। उस चीज को उन्होंने थोड़ा सा पसंद नहीं किया था। ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत ने बताया। अब दोबारा तहरीक इंसाफ वाले जाके मौलाना से भी मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। मेरे ख्याल में शायद वो कोई सियासी कॉर्नर छोड़ना नहीं चाहते। कल कोई उनसे ये ना कहे कि भाई आपने तो आके हमसे बात नहीं की। वैसे मौलाना आखिर में मुझे हुकूमत की साइड पे या बीच में खड़े हुए नजर आते हैं, मुझे तहरीक इंसाफ की तरफ खड़े हुए नजर नहीं आते। लेकिन एक अच्छी एफर्ट की जा रही है सोहेल अफरीदी की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। हर किसी से मिला भी जा रहा है और खुसूसन अपोजिशन की जमातों से, आफ्ताब शेरपाव से भी जाके मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। और सूबे के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड मसाइल हैं, दहशतगर्दी से रिलेटेड मसाइल हैं, उसमें उन्होंने आफ्ताब शेरपाव साहब से रिक्वेस्ट की है कि सर आप आएँ, आप हमें अपना जो है जो भी आपकी इनपुट है वो दें, क्योंकि आप एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, माजी के अंदर इंपॉर्टेंट ओहदों पर रह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा को वो समझते हैं। तो सब लोगों को एंगेज किया जा रहा है, अमल वली खान साहब को भी एंगेज किया जा रहा है, दीगर लोगों को भी एंगेज किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि वहां पे एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, जरगा किया जाए, सियासी जरगा किया जाए, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों। अब वहां पे हुकूमत सोहेल खान अफरीदी की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है।
5वीं दफा गुज़िश्ता रोज सोहेल खान अफरीदी को इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। अब ये एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और 4.5 करोड़ का वो सूबा है और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, अदालत का हुक्म है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि तलखियां बढ़ रही हैं। खान साहब ने भी कुछ बातें की, गुज़िश्ता रोज जो अफरीदी साहब ने बातें की, सोहेल अफरीदी ने, उसमें भी मुझे तलखी काफी ज्यादा नजर आई और लगा ऐसे कि चीजें मजीद तलखी की तरफ जा रही हैं। अब इसमें हुकूमत का भी किरदार है, इसमें तहरीक इंसाफ का भी किरदार है। दोनों ने एंड ऑफ द डे देखे ना, हमने मुल्क के लिए काम करना है। कोई सहाफत कर रहा हो, कोई सियासत कर रहा हो, कोई वकालत कर रहा हो, जो कुछ भी हो, ऑब्वियसली आपके सामने होता है कि मुल्क के हवाले से जो कुछ चीजें हैं उसमें कुछ ख्याल रखा जाए। तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिनमें बेहतरी लाने की जरूरत है, और वो जो तलखी आ रही है, वो जिस तरफ जा रही है, वो सिमत मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये लगता है कि वहां पे कोई ज्यादा जो है मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। तो अब हुकूमत के भी सोचने का वक्त है। तहरीक इंसाफ जो है वो तो वैसे भी देखे ना, अदालत से हुक्म लेके जाती है, वहां पे जाके वो सोहेल अफरीदी खड़ा हो जाता है, वो तो अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहा है, वहां पे ऑपोजिशन को भी वो एंगेज कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातों को भी एंगेज कर रहे हैं, लेकिन वफाक की भी जिम्मेदारी है कि वो सोहेल अफरीदी साहब से कम डिग्निफाइड तरीके से डील करें। उनको वहां पे भेज देना, फिर उनकी मुलाकात ना करवाना, उससे तो काफी ज्यादा तलखियां बढ़ेंगी। और आने वाले दिनों में अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो मुझे ये लगता है कि तलखी में इजाफा होगा। जिस किस्म की बातें अब खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कर रहे हैं, उसमें मजीद तलखी भी आ सकती है। अब क्या इसके नतीजे में कोई बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है? क्या कोई नवंबर के महीने में ये फैसला कर लिया गया है? फिलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया। मैं बार बार आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं कि मुझे तहरीक इंसाफ डी चौक की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे वो एहतजाज करते हुए नजर नहीं आ रहे, मुझे वो डी चौक की तरफ एकदम से जाते हुए नजर नहीं आ रहे। बाकी वो किस तरफ जाएंगे, और उसमें देखे ना बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं, सियासी लोगों को साथ में लाया जा रहा है, आगे लाया जा रहा है। हो सकता है एहतजाज अचकजई साहब लीड कर रहे हो, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं, लेकिन उसमें यकीनन सोहेल अफरीदी का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा। वो सूबे के वज़ीर आला हैं और उनका जो किरदार होगा उसके हवाले से वफाक को भी काफी ज्यादा तशवीश है। अली अमीन को ये बुरा भला काफी कहते थे, अली अमीन के खिलाफ बातें भी बहुत करते थे वफाकी हुकूमत वाले, लेकिन एंड ऑफ द डे अली अमीन का उनसे राब्ता भी था, अली अमीन इनके वुज़रा से भी मिल लेते थे। सोहेल अफरीदी ने तो पक्की इनसे लाताल्लुकी की हुई है कि भाई कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी जब तक मेरे लीडर इमरान खान से तुम लोग मेरी मुलाकात नहीं करवाओगे। तो अगर कोई राब्ता ना हो, कोई ताल्लुक ना हो, तो चीजें बिगड़ने का ज्यादा अंदेशा होता है। तो अब देखते हैं जनाब कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है, लेकिन ये मामला एक दिन में हल हो सकता है। वैसे कल भी उनका नाम लिस्ट पे था। मैंने आपके साथ जिस दिन सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बने थे, गालिबन उसी रात को मैंने ये बनाया था एक व्लॉग, या उससे अगले दिन बनाया था, और मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत ने बताया कि जिस दिन सोहेल अफरीदी की मुलाकात होगी उस दिन ना किसी अदालत का हुक्म होगा, ना किसी लिस्ट में उनका नाम होगा। इसलिए जब भी मैं उनका लिस्ट में किसी दिन नाम देखता हूं तो मैं 4.25% उसमें कह देता हूं कि इसमें है चांस कि शायद मुलाकात हो जाए। जिस दिन मैं कोई अदालती फैसला देखता हूं तो उस दिन मैं कहता हूं कोई 3.5% है। वो अदालतों के फैसले तो बिल्कुल ही, हुकूमत जिस तरीके से डील कर रही है वो तो आपके सामने ही है। पर एनीवे, तो वो लिस्ट में जब भी नाम आता है तो मुझे पता होता है कि हुकूमत का इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक सोहेल अफरीदी कुछ मामलात पे हमारे साथ सेटिंग नहीं करेगा, हम इसकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। और जिस दिन मुलाकात करवानी होगी उस दिन बगैर लिस्ट की मुलाकात हो जाएगी, ये शो करवाने के लिए, ये सोहेल अफरीदी को बावर करवाने के लिए कि भाई आप जो मर्जी कर ले, मुलाकात हमारी मर्जी से होगी। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब आज जा रहे हैं आजरबाईजान गैर मुल्की दौरे के ऊपर, और आपको पता है कि रोज ही जब मैं व्लॉग बनाता हूं कोई ना कोई हुक्मरान और कोई ना कोई जो है हुक्मरान जमातों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियत के हवाले से पता चलता है कि जी वो फलाने मुल्क के दौरे पे हैं, जरदारी साहब कतर के दौरे पे हैं, साथ उनके बेटे भी हैं, साथ उनकी बेटी भी हैं। पिछले दिनों जरदारी साहब चाइना गए हुए थे, वहां पे भी माशाल्लाह उनके बच्चे साथ गए हुए थे। अब शहबाज शरीफ साहब आजरबाईजान जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पे बहुत ज्यादा जो है बातचीत हो रही है, और सूबों के जो हक का मसला है, एनएफसी का जो मसला है, उस पे पंजाब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उस पे सिंध भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और पीपल्स पार्टी वाले तो बहुत ज्यादा जमहूरी कलाबाजियां लगा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लेकिन इस इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर पहले वो कतर गए हुए थे। दूसरी जानिब एनएफसी के अंदर अगर सूबों के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट फैसले होने, तो पंजाब की वज़ीर आला तो जनाब वो ब्राजील चली गई हैं।
अब आप देखें कि एक तरफ पंजाब के हवाले से, सूबों के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट फैसला होना है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर पंजाब की वजीर आला जो है वो चली गई हैं ब्राजील, इसलिए कि उनको पता है कि इन दोनों ने मिल के बैठ के आपस में हल करना है। इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, इसमें कौन सा ऐसा अलजबरा है जो आप लोगों को समझ नहीं आता, या मुझे समझ नहीं आता, या किसी और को समझ नहीं आता। अब तो पूरी कौम को समझ आ गई है, पूरी कौम को पता चल गया है कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो कोई इतनी ज्यादा निगोशिएशंस नहीं होनी, और कोई इतना ज्यादा उस तरह का दबाव नहीं है एक दूसरी साइड से कि जनाब ये माना जाएगा और वो नहीं माना जाएगा। ये सारे मिलजुल के इन्होंने करना है, और इसीलिए इस इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर वैसे आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी तरमीम लाई जा रही है जिसका असर सूबों की फंडिंग पे हो सकता है, एनएफसी उससे मुतासिर हो सकती है, और इस मौके के ऊपर हर सूबा अपना अपना मुकदमा रख रहा है। लेकिन पंजाब की वजीर आला जो है वो ब्राजील चली गई हैं, क्योंकि वफाक में भी उनकी हुकूमत, अभी ये मुझे नहीं पता कि वो एयरफोर्स का जहाज लेके गई हैं या किसी प्राइवेट जहाज पे गई हैं। जापान तो आपने देखा कि एयरफोर्स का जहाज गया था, वजीर आजम साहब वाला जहाज, और उसमें सारे लोग बैठ के गए थे और काफी सारी मौजूद शख्सियात थी। अब ब्राजील पता नहीं कौन कौन गया है, उसमें कितने लोग हैं और कौन से वो त्यारे में गए हैं, कुछ दिनों में तफसीलात सामने आ जाएंगी। पिछली दफा तो वीडियो भी रिलीज की गई थी कि जी वो ब्राजील जा रही हैं, सॉरी जापान जा रही हैं, वो बड़ी क्लोज करके वीडियो बनाई गई थी जब ये लोग जहाज पे चढ़ रहे थे, ताकि वो त्यारे के ऊपर जो लिखा हुआ है वो किसी को नजर ना आए। लेकिन फिर भी आपको पता है अवाम तो फिर औकाब वाली नजर रखते हैं, उन्होंने ढूंढ लिया, और सोशल मीडिया से यही तो गिला शिकवा है कि वहां पे कुछ छुपा नहीं रहता। और फिर वहां पे जो जिस तरीके से ये पहुंचे और बाद में लिस्टें सामने आई और बहुत सारी उसके ऊपर बहस होती रही, पर एनीवे मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो ब्राजील किस तरह गए हैं। वो जिस तरह भी गए होंगे, पाकिस्तान का ही मुकदमा लड़ने गए हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए गए हैं, और पाकिस्तान के लिए कुछ लेके वहां से आएंगे, और बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी वहां से भी, यकीनन हर जगह से इन्वेस्टमेंट आ रही है। उधर शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान जा रहे हैं, उधर उनकी जो भतीजी हैं वो ब्राजील जा रही हैं, मैं और आप जो हैं वो हम तो फिलहाल पाकिस्तान में ही हैं, और तरमीम भी यहीं पे आनी है। अब तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं कि उसमें ये चीज भी शामिल है, उसमें वो चीज भी शामिल है। वैसे ऑन प्रिंसिपल जो एनएफसी अवार्ड है जो सूबों को दे दिया जाता है, मेरे ख्याल में उससे वफाक के साथ काफी ज्यादा ज्यादती होती है। या तो देखें ना, आप सूबों के अंदर पैसा आगे तक जाए, आप पैसा जाके फंसा देते हैं पेशावर में, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, और वजीर आला जो है वो किसी भी सूबे का वजीर आला हो, उसके पास वो सारे फंड चले जाते हैं। नीचे जिले तक, तहसील तक, दीगर शहरों तक पैसा उस तरह नहीं जाता। या तो ऐसी कानून साजी होना कि हर जिले तक पैसा जाएगा, या फिर एक ऑप्शन ये भी है कि हर जिले को सूबा बना दिया जाए। पिछले दिनों कुछ लोगों ने इसके हवाले से कैंपेन वगैरह भी चलाई, जिसमें एक दो टीवी चैनल्स के जो मालिकान हैं उन्होंने भी इस हवाले से सहाफियों से भी गुफ्तगू की और बताया कि कैसे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 33 सूबे बना दिए जाएं, जितने अजला हैं उतने सूबे बना दिए जाएं। वैसे मेरी नजर में ये आइडिया बुरा नहीं है, दुनिया भर में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। अब पंजाब के अंदर इतनी ज्यादा आबादी है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, छोटे छोटे सूबे बने, हर इलाके का पैसा वहां पे जाए। कोयटा की जो आबादी है वो अपना फैसला करें, खुशदार वाले अपना फैसला करें, जनाब योब वाले अपना फैसला करें, रावलपिंडी सूबे वाले अपना फैसला करें, जनाब हजारे वाले अपना फैसला करें, साउथ केपी वाले अपना फैसला करें, इस साइड पे बावलपुर, ये वो दीगर जितने एरियाज हैं, हर जगह पे जनाब सूबे हों, हर सूबे की अपनी हुकूमत हो, अवाम तक पैसा वहां तक पहुंचे और अवाम को वहीं पे सेक्रेटरीट भी मिले, वहीं पे तमाम सहूलियतें मिले, और फिर मुकाबला भी हो लोगों को। और फिर छोटी जगहों पे हर कोई बंदा एक दूसरे को जानता है, तो वो सियासतदानों के लिए भी उस तरीके से चीजों को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता। तो एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि या तो सूबे बना दिए जाएं या फिर पैसा नीचे तक भेजा जाए। ये एनएफसी में पैसा इनको मिल जाता है और वो पैसा बस ये अपने पास रख लेते हैं और फिर कहते हैं जनाब इधर हम खर्च करेंगे और उधर खर्च करेंगे, जिधर इनकी मर्जी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम की जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च होना चाहिए और मुल्क की जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च होना चाहिए। पर देखते हैं जनाब इसके ऊपर ये लोग क्या बातचीत करते हैं और ये मामला आगे किस तरफ जाता है। बाकी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो चीजें हैं उस पर काफी हद तक हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि इतफाक वगैरह हो चुका है, उसके ऊपर ज्यादा कोई मुजाहमत मुझे होती भी नजर नहीं आ रही। और उसमें जो कुछ चीजें हैं, एक चीज ये भी कही जा रही है कि जो दोहरी शहरियत वाले लोग होंगे उनको पाकिस्तान की शहरियत छोड़नी पड़ेगी।
वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकते। आई डोंट नो अब ये कितना प्रैक्टिकल होगा। पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दोहरी शरीयत है, वो बाहर से अरबों डॉलर भेजते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं। क्या वो दोहरी शरीयत का कानून खत्म किया जाएगा? वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। लेकिन कल से इस तरह की खबर भी चल रही है, कुछ दीगर मामलात भी हैं। लेकिन इसका लुबे लुबाब ये है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ भी आ रहा है वो पीपल्स पार्टी को भी पता है, वो नून लीग को भी पता है और काफी माह से इन लोगों को पता है। उसके ऊपर ये तैयारी भी कर रहे थे। हाँ, जब आप इनसे पूछते थे तो उस पर ये आवाम को नहीं बताते थे, मीडिया को नहीं बताते थे। बाकी इनको सब कुछ पता है। ये दोनों ऑन बोर्ड हैं। वो जो जमहूरी खेल है इख्तिलाफ वाला, वो थोड़ा बहुत खेला जाएगा। उसके बाद इसको पास करने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं जनाब कब तक ये पास होती है। इतलात यही है कि इसी महीने में इसको पास करवाने का टास्क है दोनों जमातों के पास, और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इसी महीने के अंदर ये तरमीम पास हो जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।